नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ, और जिन्होंने नहीं दिया, जो 2023 में या फिर 2024 में लेंगे, आप बताइए आपको पेपर देख के कैसे लगा। देखो पेपर ना काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल था, मतलब फैक्ट्स पे यूपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, और फैक्ट्स में भी आईआर पे इस बार फोकस काफ़ी ज़्यादा है। इस बार यूपीएससी ने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया। ऑप्शंस में ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर इज करेक्ट, 3 पेयर इज करेक्ट, ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट। इससे ना क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार जैसे ऐसे ऑप्शंस आते हैं ओनली 1 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट। एलिमिनेशन से कई बार ये हो जाते हैं, बट सीधा ये बता दिया कि एक पेयर सही है या 2 सही है या 3 सही है। क्वेश्चन अटैम्प्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। खैर, आगे हम समय लेके डिटेल से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के ट्रेंड पर, बट फिलहाल जिन लोगों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन देखो वो लोग जिनके अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँ। देखो जैसे ही पेपर होता है ना, सारे कोचिंग सेंटर्स लग जाते हैं कीज़ रिलीज़ करने में, ये बोलने में कि जो हमने पढ़ाया वहाँ से क्वेश्चंस आए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना वो लोग छूट जाते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन उनके अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं। उनको कैसे फील होता है ना, ये सिर्फ वही समझ पाता है जो उस दौर से गुजरा होता है, जिसने ऐसी सिचुएशन देखी होती है। तो देखो आप लोगों को ना मैं यही बोलना चाहता हूँ, सोचने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक्शन से होगा। बहुत दुख होता है पूरे साल की जब मेहनत इस प्रकार से रिजल्ट देती है कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, बट ज़्यादा सोचने से कुछ होगा नहीं, करने से होगा। आप अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए, आगे करना क्या है, उसके बाद उस प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से एक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं ना, उतना दिमाग खराब होता है। कर्म योगी हमें बनना है। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइट टू कंपनसेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बार इंग्लिश जूरिस्ट विलियम ब्लैकस्टोन ने कहा था, बेशक देखो 10 गिल्टी पर्सन्स यानी अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, एक भी निर्दोष व्यक्ति सफर नहीं करना चाहिए। तो आज के समय में ऑलमोस्ट सभी देशों में इसी मैक्सिम को यूज किया जाता है, इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है जस्टिस देते वक्त। बट देखो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना ये प्रिंसिपल इग्नोर सा हो गया है। कैसे? हमारे देश में ना 2020 में अंडर ट्रायल पॉपुलेशन के मामले में इंडिया की रैंक थी 15 आउट ऑफ 217 कंट्रीज, यानी 15वें नंबर पे हमारे देश में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल थे 2020 में। डेटा ये कहता है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का 30.8 मिलियन क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है देश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और जिसमें से 8.05 मिलियन केसेस तो देखो ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा के लिए पेंडिंग है। कोई 6 साल से पेंडिंग है, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से। तो सोच के देखिए, जितने सेशन कोर्ट लेवल पर केसेस पेंडिंग है ना, उसमें से 25% क्रिमिनल केसेस तो 5 साल से अधिक समय से पेंडिंग है। इसके बाद एक एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है 2020 का। 2020 दिसंबर में हमारे देश में टोटल प्रिजनर्स पता कितने थे? 4,88,511, जिसमें से 76.1% तो अंडर ट्रायल थे, यानी 3,71,848। अंडर ट्रायल लोग वो लोग होते हैं देखो जिन पर अभी चार्जेस साबित नहीं हुए हैं। इस वजह से जो आरोपी है केस में वो अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो ये लोग होते हैं अंडर ट्रायल। लॉ कमीशन ने देखो अपनी 277वीं रिपोर्ट में कहा था, जिसका नाम था रोंगफुल प्रोसिक्यूशन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस लीगल रेमेडीज 2018। अपने इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा था, टोटल हमारे देश में जितने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं ना, जिनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, उनमें से 25% तो ऐसे हैं जो 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। सोच के देखिए, अगर कल को इनको कोर्ट ने रिहा कर दिया कि आपके खिलाफ जो केस चल रहा था वो झूठा साबित होता है, लेकिन ऐसे लोगों ने तो इतना समय तो जेल में बिता दिया ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोकल जो सेशन कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां से तो सजा मिल जाती है, कन्विक्शन हो जाता है, लेकिन आरोपी बाद में
केस फाइल करता है, अपील फाइल करता है हायर कोर्ट में और हाई कोर्ट से बरी होकर आ जाता है, तो सोच के देखिए उसने कितना समय जेल में बिता दिया होगा। तो देखो ऐसे लोग जो बिना किसी गलती के इतने इतने साल जेल में बिता देते हैं, स्टेट की कमियों की वजह से, किसी और की झूठी कंप्लेंट की वजह से, क्या ऐसे लोगों को कुछ कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या हमारे देश में कोई अभी कानून है जो कि ऐसे लोगों को कंपनसेशन दिलवाए जिनको झूठा फंसाया गया है या फिर जिन्होंने बिना किसी गलती के इतना इतना समय जेल में बिता दिया? देखो कानून तो नहीं है, लेकिन सीआरपीसी 1973 सेक्शन 358 ये बोलता है 100 रुपये दिए जा सकते हैं अगर किसी पर्सन को गलत ढंग से अरेस्ट किया गया है, और वो 100 रुपये भी वसूले जाएं उस पर्सन से जिसकी झूठी कंप्लेंट के बाद उस पर्सन को गलती से अरेस्ट कर लिया गया। तो 100 रुपये देखो 1973 के हिसाब से तो बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन आज के हिसाब से तो 100 रुपये कुछ भी नहीं है। बहुत बार देखो ऐसा भी होता है कि कोर्ट्स जो हैं वो आदेश देती हैं कंपनसेशन देने का। जैसे नंबी नारायण हैं, वो साइंटिस्ट है ना इसरो के, जिनको झूठा फंसाया गया था, उनको कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया कोर्ट ने। तो कोर्ट्स दे सकती हैं आदेश कि जिसको झूठा फंसाया गया है उसको कंपनसेशन दी जाए। वैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, ये भी एनएचआरसी को यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंपावर करता है कि वो इलीगल डिटेंशन, रॉन्गफुल कन्विक्शन, जेल में बंद रखना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, इन केसेस में विक्टिम्स को कंपनसेशन देने का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन देखो कोई एक ना कानून होना चाहिए प्रॉपर और यूनिफॉर्म ढंग से, बिना मांगे। मतलब कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसको झूठा फंसाया गया है, जितने दिन जेल में बंद करके रखा गया बिना गलती के, उसको जितने दिन जेल में वो रहा गलती से, बाद में बरी हो गया, उस हिसाब से उसको यूनिफॉर्म कंपनसेशन मिलना चाहिए, बजाय इसके कि डिस्क्रिशन हो। कई बार कोर्ट कंपनसेशन का आदेश दे दे, कई बार ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो राइट टू कंपनसेशन अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशंस में इसका प्रोविजन है। जैसे इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, ये कंपनसेशन का प्रोविजन करता है अपने आर्टिकल 14 सेक्शन 6 के। आर्टिकल 14 सेक्शन 6 किसका है? इस कन्वेंशन का है, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसमें है राइट टू कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल कन्विक्शन। इसके अलावा आर्टिकल 5 सेक्शन 5 ये है यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। ये भी कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल अरेस्ट का प्रोविजन करता है। मतलब पॉइंट ये है, जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ना, उनमें रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए या फिर रॉन्गफुल कन्विक्शन के लिए कंपनसेशन का प्रोविजन है, और होना भी चाहिए। क्योंकि देखो जो बिना गलती के जेल में समय बिताता है ना, ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का, और इवन आर्टिकल 22 के भी अगेंस्ट है। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड इलीगल डिटेंशन। सेकेंड चीज, जो पर्सन बिना गलती के जेल में समय बिताता है उसकी साइकोलॉजी पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, कितना ट्रॉमा वो फेस करता है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। तीसरा, देखो उसने जेल में समय बिताया बिना गलती के, तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज खो गई। मान लीजिए 1 साल में वो जेल में रहा, 1 साल में वो बहुत पैसा कमा सकता था, 1 साल में वो बहुत एजुकेशन कमा सकता था, तो उसका कितना लॉस हो गया, समझ गए। तीसरा पॉइंट, जेल में समय बिताने से उसके परिवार का रेपुटेशन जो है समाज में वो खराब हुई। मतलब बाद में बेशक देखो बरी हो जाए कोई, लेकिन समाज में रेपुटेशन खराब होती ही है। हमारा समाज क्रूर है, आपको भी पता है। पांचवा, अगर कंपनसेशन का प्रोविजन होगा ना, तो रॉन्गफुल कन्विक्शन होने कम हो जाएंगे। जैसे कितनी हैरानी की बात है, आईटी एक्ट का सेक्शन 66A ये सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन नीचे वालों को अभी भी पता नहीं है। अभी भी कभी कभार ऐसी खबरें आती हैं कि पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार कर रही है इस सेक्शन के अंतर्गत। सोच के देखिए, मतलब कानून हट चुका है फिर भी पुलिस उसी कानून के तहत गिरफ्तार कर रही है। तो ऐसे केसेस आने कम हो जाएंगे जब राइट टू कंपनसेशन का प्रोविजन होगा। इसके बाद देखो फाइनली राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट को ना एक कानून बनाना चाहिए लॉ कमीशन की 277वीं रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें यूनिफॉर्म कंपनसेटरी फ्रेमवर्क का प्रावधान हो। मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड करने का क्या प्रोसीजर होगा, कितना अमाउंट दिया जाएगा, क्या कंडीशंस देखी जाएंगी, सब कुछ कानून के अंदर मेंशन होना चाहिए। और इसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट क्रिएट की जाए जो इन क्लेम्स को देखें, ताकि क्लेम संबंधित जो मामले हैं उनका समाधान जल्द से जल्द हो सके। और देखो कंपनसेशन ना
दोनों तरह की होनी चाहिए, पिक्यूनियरी भी और नॉन पिक्यूनियरी भी। पिक्यूनियरी कंपनसेशन तो जिसे देखो आप मेजर कर सकते हो, जैसे कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने वेजेस का लॉस हुआ है, वो आप मेजर कर सकते हो। लेकिन कितनी मेंटल हरासमेंट हुई है वो है नॉन पिक्यूनियरी कंपनसेशन। कितना ट्रामा फेस किया है विक्टिम ने, उसके लिए भी कंपनसेशन का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन, एनजीओज को भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, इसका भी प्रोविजन होना चाहिए कानून में, ताकि एनजीओज विक्टिम्स की हेल्प कर सकें कोर्ट से कंपनसेशन क्लेम लेने में। और कई बार देखो ऐसा होता है कि विक्टिम की तो डेथ हो गई, तो फिर विक्टिम के जो परिवार वाले हैं ना, उनको उस कंपनसेशन का लाभ मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं ना, उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो अंधाधुंध अरेस्ट ना करें, सोच समझ के अरेस्ट करें। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो सकती है, आप इस प्रकार से गलत तरीके से किसी को अरेस्ट कर रहे हो, तो लॉ ऑफिशियल्स को अच्छे से ट्रेन करना जरूरी है। पांचवा पॉइंट, आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करो, जो केसेस की पेंडेंसी है ना उसे कम करो। बात हर साल होती है, केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आपने भी, अगर आप कई साल से तैयारी कर रहे हो, आप ये इशू बार बार सुनते रहते हो, क्या सच बताइए, ऑनेस्टली बताइए, कभी आपने कभी देखा या सुना कि ठोस कदम लिए हों जुडिशरी ने या फिर एग्जीक्यूटिव ने केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए? मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ बातें करके छोड़ देते हैं। इस चीज को एड्रेस करने के लिए ना एक्शन तो कभी नहीं देखा, तो एक्शन लेना जरूरी है। ये सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया राइट टू कंपनसेशन का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल IPEF। IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। देखो हाल ही में जब क्वाड की मीटिंग हुई थी ना, तो उस समय ये नया पार्टनरशिप कह लीजिए, फ्रेमवर्क कह लीजिए, इमर्ज होकर आया था। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कौन कौन से देश एक साथ आए हैं इस नए इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के लिए? देखो इसमें ना अभी 14 देश हैं। मैं आपको याद करवा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा ना दिमाग ना लगाना पड़े याद करने में। एक पहले ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था, RCEP। उसमें ना 10 तो आसियान के कंट्रीज थे, 3 ये थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, 3 और थे चाइना, जापान, न्यूजीलैंड। 16 देश होने थे, लेकिन इंडिया ने एन मौके पर हाथ पीछे खींच लिए थे, तो RCEP में फाइनली हुए 15 देश। लेकिन IPEF में ना कौन से देश हैं आप ऐसे याद कीजिए। इन 15 देशों में से ना कुछ देशों ने हाथ पीछे खींच लिए। जैसे ये जो इनिशिएटिव है, एक प्रकार से कुछ लोग बोल रहे हैं चाइना के ही अगेंस्ट हैं, तो चाइना तो है नहीं। चाइना के जो चेले हैं आसियान में वो भी नहीं आएंगे। लाओस, कंबोडिया, ये सब चाइना के चेले हैं। प्लस में म्यांमार का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज़्यादा भी है, और म्यांमार में फिलहाल मिलिट्री का कू है। तो इन रीजन्स की वजह से ये 4 देश इस इनिशिएटिव में नहीं है IPEF में। लेकिन कुछ नए आ गए, जैसे इंडिया, US, एक बनने के बाद सीधा फिजी भी आ गया, तो टोटल 14 देश हो गए IPEF में। तो ये दोनों में कंपैरिजन करके आपको ना कंसेप्ट वाइज चीज़ें याद हो जाएंगी, तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जब क्वाड के मेंबर कंट्रीज की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई ना, समिट हुआ, एकदम से ये नया इनिशिएटिव इमर्ज होकर आ गया IPEF। पहले इसकी कोई खास चर्चा नहीं थी, लेकिन आज के राइटर बोलते हैं ऐसा नहीं है। IPEF को लेके ना US में काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, वहाँ के कांग्रेस में भी चर्चा हुई थी। जो US के इंडस्ट्री लीडर्स हैं जैसे गूगल वगैरह, उनसे भी चर्चा की गई थी कि ये नया इनिशिएटिव हम लेके आने वाले हैं। तो अमेरिका में तैयारी चल रही थी इस इनिशिएटिव को लेके। और वैसे जब ओबामा राष्ट्रपति थे ना, तो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। तो ओबामा की एक पॉलिसी थी पिवट टू एशिया। ट्रंप बने तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ओबामा एक इनिशिएटिव लेके आए थे, नई ऑर्गेनाइजेशन लेके आए थे, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये देश थे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में, लेकिन बाद में US ने अपने कदम खींच लिए थे। जैसे ही बाइडेन फिर से राष्ट्रपति बने, उन्होंने एशिया पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद राइटर थोड़ा सा ना क्रिटिकल है इस इनिशिएटिव के गोल्स को लेके। ये बोला गया लॉन्च के दौरान कि IPEF ये जो इनिशिएटिव है 4 पिलर्स पे फोकस करेगा: फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रिजिलियंसी, क्लीन एनर्जी डीकार्बनाइजेशन, और सबसे लास्ट में टैक्स एंड एंटी करप्शन। फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड में क्या क्या आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड में आता है, जैसे देखो, लेबर राइट्स का ध्यान रखना, इन्वायरमेंट का ध्यान देना। मतलब ट्रेड जो है वो फेयर होना चाहिए। अगर वर्कर्स को पैसा नहीं मिलेगा, इसका मतलब ट्रेड जो है फेयर नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा पहले पिलर में।
राइटर कहते हैं देखो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन होगा डेवलप कंट्रीज का, फेयर एंड रिजिलियंट ट्रेड। देखो बहुत बार जो डेवलप कंट्रीज है ना काफ़ी चालाकी करते हैं, ये ना डेवलपिंग कंट्रीज से माल इंपोर्ट करने से मना कर देते हैं। और रीजंस पता कैसे कैसे देते हैं, इस माल को बनाते वक्त जिस फैक्ट्री में बना ना वहां पे लेबर राइट्स का ध्यान नहीं रखा गया। लेबर राइट्स ऐसे डेवलप कंट्रीज में जैसे कानून है कि एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे तक काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में मान लीजिए 9-10 घंटे काम करता है, तो इसका मतलब डेवलप कंट्रीज के हिसाब से लेबर राइट्स का उल्लंघन है। लेकिन WTO ने साफ तौर पे कह रखा है कि लेबर राइट्स अगर आपको देखने हैं ना तो आप अपने देश में कानून है वो मत देखो, आप इंटरनेशनल जो लेबर कन्वेंशन है ना वो देखो कि विभिन्न देश उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज बहुत चालाक हैं, अपनी बात मनवाने के लिए इस प्रकार के ऊटपटांग चीजें वो लेके आते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के माल को इंपोर्ट करने से मना कर देते हैं। जैसे इसी प्रकार का एक और चीज है इन्वायरमेंटल एमिशंस। अब डेवलप कंट्री काफी चालाक हैं, बोलते हैं कि ये माल प्रोड्यूस करते वक्त एमिशन काफी ज्यादा हुआ है, पोल्यूशन काफी ज्यादा फैला है, हम ये माल नहीं खरीदेंगे। तो इस पर ना UNFCCC ने कहा था कि यूनिलेटरल एक्शन ना अपनाए डेवलप कंट्रीज ट्रेडिंग के संदर्भ में, मतलब वो क्लाइमेट चेंज की आड़ में यूनिलेटरल ट्रेड संबंधित कंडीशंस ना रखें गरीब देशों के सामने या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के सामने। इसके बाद राइटर बोलते हैं वैसे देखो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम संबंधित प्रोविजंस हैं वो तो इन 4 पिलर्स में नहीं है, लेकिन जल्द ही इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। शायद इसलिए अभी इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि डेवलप कंट्रीज के ऊपर प्रेशर है। इन्हीं रेजिम की वजह से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम की वजह से अभी गरीब देशों में कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कंडीशन ना लगती तो कोविड-19 की वैक्सीन आसानी से सभी देशों में उपलब्ध हो पाती, लेकिन IPR के कारण नहीं उपलब्ध हो पा रही है। शायद डेवलप कंट्रीज इसी को लेके उन्होंने ये प्रोविजन शामिल नहीं किए IPF में, लेकिन फ्यूचर में वो छोड़ेंगे नहीं, इसको भी शामिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि फर्स्ट पिलर है ना जो रिजिलियंट ट्रेड वाला है उसमें डिजिटल इकोनॉमी भी एक पॉइंट है, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी को लेकर ना डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में काफी समय से टकराव चला आ रहा है। जैसे ये USA की फर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर और अमेजोन, ये सारी इनके पास ना डेटा बहुत है। ये जैसे इंडिया में काम कर रही हैं, बहुत डेटा इकट्ठा करती हैं। तो इंडिया कहता है कि आप डेटा को यहां से लेके जाओ ना, कुछ प्रोसीजर्स का पालन करो, हमें भी एक्सेस होनी चाहिए। आपने इंडिया से डेटा इकट्ठा किया है तो इंडिया की सरकार का भी उस डेटा पे हक है। जो कंसेप्ट है डेटा सोवरेनिटी का, आप हमारे देश की जनता का डेटा इकट्ठा कर रहे हो तो इस देश की जनता का डेटा पर हमारा हक है। तो आप यहां से डेटा लेके जाओ, उससे पहले डेटा को यहां पे स्टोर करो। डेटा लोकलाइजेशन का जो कंसेप्ट है कि डेटा को लोकली आप स्टोर करके रखो, उसके बाद ले जाओ। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको लेके US और बाकी देशों के बीच में, US कहें या फिर जो डेवलप कंट्रीज हैं जिनकी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं, उनके बीच में टकराव चलता रहता है। तो ये भी मतलब एक ऐसा इशू है कि कैसे IPF मेंबर कंट्रीज इसको संभालेंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो IPEF नए इनिशिएटिव को लेकर ये कंसर्न्स हैं जो राइटर इस आर्टिकल के माध्यम से शेयर करते हैं। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखो असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डिसेबल्ड से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, कोई ऐसा है एग्जाम्पल के तौर पर जो देख नहीं सकता, मतलब कम दिखता है, कुछ एक ऐसे इशू फेस कर रहे हैं, मोबिलिटी संबंधित आसानी से मूव नहीं कर सकते, तो असिस्टेड टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की मदद करती है अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करने में। अब मान लीजिए कोई पर्सन सुन नहीं सकता, उसको सुनने की मशीन मिल जाए तो उसकी इंपावरमेंट हो गई ना, उसकी कैपेबिलिटी इन्हेंस हो गई, मशीन की सहायता से वो आसानी से सुन सकता है। तो ऐसी हर एक टेक्नोलॉजी को कहेंगे असिस्टेड टेक्नोलॉजी। अब असिस्टेड टेक्नोलॉजी में ना हर चीज़ आ जाती है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ असिस्टेड टेक्नोलॉजी में आ जाती है। तो वैसे देखो कायदे से जैसे वैक्सीन लगती है ना बच्चों को, उसी प्रकार से हर एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को हक होना चाहिए असिस्टेड टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि इतना तो मानवता कर ही सकती है, मानव सभ्यता डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए कर ही सकती है। कोई पर्सन क्यों डिफरेंटली एबल्ड हुआ, इस पर हर एक मतलब कई केसेस में जोर नहीं चलता। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब कोई जन्म से है, मतलब इन चीज़ों पर इंसान का बस नहीं चलता ना कई बार, लेकिन इतना तो इंसान कर सकता है अपने साथी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए कि ये जो असिस्टेड टेक्नोलॉजी है ना उपलब्ध करवा दे। लेकिन देखो
दिक्कत ये है बहुत कम लोग, यहाँ पर डेटा भी है, 90% लोग जिनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है ना, वो नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी को हेल्थ सिस्टम में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। कौन से टारगेट? जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज संबंधी टारगेट हैं। और एक्सेस क्यों नहीं हो पाता? कई बार देखो ये प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, कई बार ज्योग्राफी की दिक्कत होती है, रिमोट एरियाज में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स रहते हैं, कई बार अवेयरनेस की कमी होती है, कई बार प्रोडक्ट होते हुए भी यूज नहीं कर पाते क्योंकि चलाना नहीं आता, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। बहुत बार तो देखो ऐसा भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कैंप लगते हैं भाई, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को इंस्ट्रूमेंट्स वितरित किए, इस प्रकार के कैंप लगते हैं विकलांगों की सहायता हेतु। इससे देखो कई बार उनकी डिग्निटी भी खराब होती है। और ऐसे कैंप्स में ना बहुत बार खराब क्वालिटी के जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो वितरित किए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो उसकी आउटकम भी बेकार आती है। क्यों ना देखो सरकार इसे मैंडेटरी कर दे कि हाँ, जो डिफरेंटली एबल पर्सन डिमांड करता है उसे हम इस असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट देंगे। इतना तो सरकार देखो कर ही सकती है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए। तो ये हमने छोटा सा आर्टिकल डिस्कस किया असिस्टिव टेक्नोलॉजी से संबंधित। इसके अलावा देखो इसमें ना वैसे बहुत सारा डेटा है, डेटा काफ़ी डीप में जाके हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद ना नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमी के रोल से संबंधित है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। देखो इस आर्टिकल की जो बातें हैं ना कहीं हम फॉरेन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन आता है और ऐसे आता है, वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज के समय में इंडिया को ना काफ़ी सारे देशों के द्वारा लुभाया जा रहा है। जब यूक्रेन वार चला, कई सारे देशों के डेलीगेट्स इंडिया में आए, मिनिस्टर्स इंडिया में आए, और अभी भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर दोनों इंडिया की यात्रा पर आने वाले हैं। यानी इंडिया डिमांड में है। बट देखो इंडिया की डिमांड क्यों बड़ी है, हमें यह भी समझना होगा। हाल ही में ना जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ काफ़ी ज़्यादा, जिसमें ना पत्रकार उनसे साइड लेने की बोल रहे थे, लेकिन वो मना कर रहे थे कि मैं साइड क्यों लूँ। इंडिया की वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना इंडिया का इकोनॉमी का साइज़ है, हमें हक है कि हम अलग से अपनी साइड बना सकें, हमें क्यों किसी कैंप में जाना है। तो ये बात उन्होंने बोली। देखो 2010 में ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर माइकल बैकले, इन्होंने एक मॉडल बनाया था कि मिलिट्री इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या संबंध है। इन्होंने अपने मॉडल में पाया जिस देश में ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे मिलिट्री भी इफेक्टिव है। जैसे चाइना का सबसे बड़ा एग्जांपल लीजिए, चाइना की इकोनॉमी एकदम से तेज़ी से ग्रो हुई तो चाइना उसका फ़ायदा उठा के चाइना ने अपनी मिलिट्री का भी फ़ायदा उठाया। अब इंडिया डिमांड में है ना, उसका आंसर ये है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो हो रही है, इसलिए इंडिया डिमांड में है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, 2008 में इंडिया ने यूएस के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था, एनएसजी से उसके लिए वेवर मिला। लेकिन अब मेंबरशिप के लिए, मतलब उस समय जब वेवर मिला था तो चाइना ने कुछ नहीं बोला था। उस समय चाइना की इकोनॉमी का साइज इंडिया की इकोनॉमी साइज से 2 गुना बड़ा था। लेकिन अब चूंकि चाइना की इकोनॉमी का साइज 5 गुना बढ़ चुका है, तो अब चाइना विरोध कर रहा है कि नहीं, हम इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप नहीं लेने देंगे। बेशक 2008 में वेवर मिल गया था फ्यूल के लिए। तो ये दर्शाता है इकोनॉमी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना की इकोनॉमी जैसे ही बढ़ी, चाइना के नखरे स्टार्ट हो गए, चाइना ने उसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ एक्सपर्ट बोलेंगे कि देखो वैसे भी इकोनॉमी का साइज कितना ही बढ़ जाए, 4% ऑफ जीडीपी खर्च करती है इंडिया, आगे भी खर्च करेगी ना। तो राइटर कहते हैं 4% है ना, अगर मान लो साइज बढ़ गया, मान लीजिए एक तो देखो 1 लाख का 4% है, एक 10 लाख का 4% है, तो मतलब देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ता है तो परसेंटेज बेशक उतना ही रहे डिफेंस का, लेकिन बेस तो बढ़ गया ना। पहले 1 लाख करोड़ की मान लीजिए इकोनॉमी थी, अब 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो गई, तो ज्यादा पैसे होंगे ना डिफेंस के लिए, ये फायदा होगा। तो इसलिए इकोनॉमी पे सरकार फोकस करे। इकोनॉमी सब कुछ है। इकोनॉमी अगर देश की तेजी से ग्रो होती है, साइज इंक्रीज होता है, तो बाकी देश हमें पूछेंगे, जिसका इंडिया लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो सकती है। अगर इकोनॉमी का साइज खराब है तो कोई नहीं पूछने वाला है, फिर इंडिया डिमांड में नहीं रहेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।